27,140 चल चुकी है मेरी बाइक। ये वीडियो एक ऑलमोस्ट 3.5 साल 27,140 किलोमीटर का लॉन्ग टर्म रिव्यू है मेरे एक्सपल्स 200 का। तो इसको मैंने 2021 में लिया था, आई थिंक जून या जुलाई के महीने में। 3.5 साल से ज़्यादा ही हो गए हैं, ऑलमोस्ट 4 साल हो जाएंगे, और 27,000 चला चुका हूँ। तो इसको मैंने हर वेदर कंडीशन और हर तरीके के टेरेन पे चलाया हुआ है। हालांकि अब एक्सपल्स 210 आने वाली है हीरो की, मैंने आई थिंक लॉन्च कर दिया उन्होंने, सेल्स भी शुरू हो गया होगा। 4-5 पॉइंट हैं डिस्कस करने को। डिजाइन कि 2025 में 2026-27 आने वाले टाइम में ये डिजाइन इसका आउटडेटेड तो नहीं लग रहा। फ्यूल इकोनॉमी इतना चलने के बाद कैसा है। देन थोड़ा मैंने हल्के फुल्के मॉड्स जो करा रखे हैं। देन इसमें क्या क्या चेंजेस, क्या क्या चीजें मैंने अभी तक इसमें बदलवा रखा है ना, स्पेयर पार्ट्स एंड ऑल। एंड लास्ट में इसमें क्या चीजें सही नहीं है, मतलब क्या छोटे मोटे फ्लॉज हैं, उस पर बात करेंगे। ओवरऑल बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको एक आइडिया हो जाएगा ये प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म रखने के बाद आपका एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए। आई मीन लेने के बाद लॉन्ग टर्म में आपका एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए, और इवेंचुअली इट विल हेल्प यू आपके परचेजिंग के डिसीजन मेकिंग में। सबसे पहला डैशबोर्ड दिखाता हूँ। ठीक है, 27,145 किलोमीटर चल चुकी है। ये सर्विस का आ रहा है, इसको इग्नोर करो। सर्विस अभी 2 हफ्ते पहले होके आई है ये, आई थिंक 2 या 3 हफ्ते हो गए। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले डिज़ाइन से। तो देखो यार, डिज़ाइन ये 6 साल पुरानी मॉडल होने के बाद भी, आई मीन ये पर्टिकुलर मॉडल तो ऑलमोस्ट 4 साल हो गए, बट इस एक्सपल्स को लॉन्च हुए हीरो ने 2019 में लॉन्च किया था। तो 6 साल के बाद भी ये मॉडल अभी भी, ये पर्टिकुलर ये डिज़ाइन अभी भी आउटडेटेड नहीं लगता। ठीक है, और मेरे को नहीं लगता आने वाले 2-3-4 सालों में ये मॉडल अभी भी ओवर द टाइम फेड होने वाला है। डिज़ाइन अभी भी बहुत अच्छा है। अभी आप देखोगे तो स्टांस वगैरह आपको समझ में आएगा। 21 और 19 का कॉम्बिनेशन एकदम तगड़ा है। तो डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यार मेरे को लगता है कि अभी भी एकदम ऐसी 200 सीसी में ऐसी बाइक है जो है, टर्नर है। हाँ, पीछे से थोड़ा सा और लगता है ये अभी भी। आई मीन नए वाले मॉडल 210 है, उस पर काम किया हुआ है, बट ये वाले मॉडल पे पीछे से थोड़ा सा ये स्प्लेंडर वाला लुक आता है। इतने टाइम से चलाते चलाते मैं तो यूज टू हो गया हूँ। ठीक है, तो ये डिज़ाइन वाला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट है फ्यूल इकोनॉमी। तो फ्यूल इकोनॉमी इतने टाइम चलाने के बाद भी अभी भी मेरे को कुछ 40 सिटी में तो 38, 39, 40 के आसपास कहीं मिलता है। हाईवे पे जो भी मेरा अभी हाईवे राइडिंग हो रहा है पिलियन के साथ है, तो 35 से 40 के अराउंड है। 35, 38 रीजनिंग बताता हूँ मैं। 7,000 आरपीएम क्रॉस करने के बाद इसका माइलेज गिर जाता है। उसके नीचे अगर आप रखते हो तो 7,000 आरपीएम के ऊपर 85, 90 कहीं टच होती है, मतलब 80, 85 का बैंडविड्थ क्रॉस करता है ये। तो उस बैंडविड्थ के नीचे अगर इसको रखते हो आप, तो ये आपको 40 का एवरेज देगी। मतलब स्टार्टिंग पे तो मैंने इसको, मेरे को याद है लद्दाख में ऑलमोस्ट मैंने इसको 45 टू 50 तक के एवरेज में भी निकाला है इसको। तो सिटी वगैरह में, जैसे सिटी कम्यूट में क्या है कि अग्रेसिव, मैं खुद पर्सनली अग्रेसिव राइडर नहीं हूँ, तो सिटी में वैसे ही बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में उतना स्पीड पे नहीं चलती है, तो एवरेज एकदम सही आता है। हाईवे पे जैसे मैंने बोला कि मैं पिलियन के साथ कर रहा हूँ, अदरवाइज मैंने जब सोलो भी किया हुआ है तो मैंने इसका 40, 41, 39 समथिंग ऐसा एवरेज 75 टू 80 के आसपास का कहीं स्पीड मेंटेन करके निकाला हुआ है। ठीक है, तो ये इकोनॉमी पे हो गया। 27,000 चलने के बाद भी, मतलब ऑलमोस्ट अब 2,000 के बाद 30,000 टच करेगी। फ्यूल इकोनॉमी अभी भी जैसे नई में थी वैसा ही मेंटेन है। तीसरा आते हैं थोड़ा, जो मैंने थोड़े मोड़े मॉड्स करा रखे हैं। तो ये मैंने जो टेल रैक लगा रखा है, ये इस ब्रांड का है। ठीक है, ये अमेजोन से ही लिया था मैंने। इसको भी ऑलमोस्ट आई थिंक 1.5 साल, कुछ 18 महीने कुछ जैसा हो गए। हाँ, 1.5 साल बैंगलोर शिफ्ट होने से पहले लिया था मैंने। तो बैंगलोर तो ऑलमोस्ट 1.5 साल से ज़्यादा हो गए। आई थिंक इसका 7 से 10 किलो पेलोड कैपेसिटी है, और इतने टाइम से यूज़ कर रहा हूँ मैं इसको। थोड़ा कलर फेड हो गया, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अभी भी सारे नट वगैरह इंटैक्ट हैं, सब कुछ एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट रहा मेरे को अभी तक। तो इसका लिंक मैं डाल दूंगा अभी, एफिलिएट अमेजोन लिंक रहेगा, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो गए तो परचेज कर सकते हो। कुछ कमीशन आता है हम जैसे क्रिएटरों को। बाकी ये जो देख रहे होगे आप, स्टिकरिंग हटा रखी है मैंने, तो ये मेरा पर्सनल चॉइस है। मेरा खुद का प्रेफरेंस है। मुझे ऐसे ब्रांड्स, लोगोज ये सब बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैंने ये हटा रखा। ये कलर मेरा मेटालिक ग्रीन कलर था, सॉरी मिलिट्री ग्रीन कलर था, तो इस पर मैंने ये हटा रखा है। बाकी ये जो टैंक
पैड देख रहे होगे आप, ये टैंक पैड, ये और ये बेसिकली हिमालयन का टैंक पैड है, अमेज़न से ही किया था मैंने, इसका भी लिंक डाल दूँगा मैं। इसका लगाने का मेरा मेन रीज़न था, जब मैं लद्दाख ट्रिप में था अपने, तो उस टाइम जो मैं नी गार्ड यूज़ कर रहा था, अभी भी मैं वही नी गार्ड यूज़ करता हूँ। तो उस टाइम जब मैं नी गार्ड मैंने यूज़ किया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे नी गार्ड की वजह से इस एरिया में थोड़ा स्क्रैचेस पड़ने लगे थे। तो मैं रिटर्न होने के बाद इसको फिर हटा के मैंने ये लगा दिया, और अब तो मैं इतना टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे तो इसका डिज़ाइन अब मतलब जो भी इसका आउटपुट निकल के आया है, मुझे ठीक ही लगता है। बाकी आप देख लो कैसा समझ में आ रहा है। मेन स्टैंड लगा हुआ है, ये भी ऑब्वियसली अलग से ही आता है, स्टैंडर्ड नहीं आता है ये लगा रखा मैंने। देन लग गार्ड या इंजन गार्ड जो भी बोलोगे, ये देख लो, ये स्टॉक नहीं है हालाँकि ये हीरो की तरफ से ही, बट ये स्टॉक नहीं है। हालाँकि मैंने इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ जो मोटो ज़ूमर याशिर भाई हैं जिनका मोटो ज़ूमर चैनल है, उनके एक्सपल्स में ये लगा हुआ देखा है मैंने, वरना आज तक मैंने ये लग गार्ड किसी भी एक्सपल्स में आज तक नहीं देखा मैंने। ये एक बार खड़े-खड़े गिर गई थी, तो हल्का सा बेंड हो रखा है, अदरवाइज़ तो ठीक ही है। ये मैंने ऑक्स लाइट लगवा रखा है यार, ये भी मैंने जब मैंने नया लिया था तभी लगवाया था। ऑटोफाई कुछ करके ब्रांड है, ये ऑक्स, और मैंने हज़ार्ड लाइट साथ में लगवाया था। तो इसको भी लगवाए मेरे को हो गए साढ़े मतलब वही 3.5 साल ही पकड़ लो आप। पावर अब थोड़ा जाके कम हो गया है, बट मैंने अपना पूरा लद्दाख ट्रिप इस पे किया हुआ है, और मैंने और अपने हाईवे वैसे नाइट राइड में प्रेफ़रेंस रखता नहीं, मैं करता भी ज़्यादा नहीं। इसका अभी भी ठीक-ठाक पावर है। होगा तो मैं एक क्लिप लगाऊँगा, अभी अभी मैं कहीं गया था, तो उसमें तो आपको आइडिया मिल जाएगा 3 साढ़े 3 साल के बाद। ज़्यादा मेरे को लगता है 900, 1000 या 1100 का पड़ा था ये। क्लैंप मैंने ये बनवाया था यार, क्लैंप आने लगे हैं। उस टाइम पे जिस टाइम पे मैंने लिया था उस टाइम क्लैंप नहीं था, तो मुझे बनवाना पड़ा था। बाकी आप देखो क्लैंप आपको मिल जाएगा। जो 4V अभी नया वाला आ रहा है 4V, उसका है ये स्टॉक नहीं है, इसको चेंज करवाया है मैंने। मीनवाइल नकल गार्ड इसमें जो प्लास्टिक वाले लगे थे वो हटवा रखा है मैंने। बीच में मैंने वो बाग बस्टर के आते हैं ना वो डुप्लीकेट वाले, वो लगवाए थे, बट वो जब मैं इसको शिप कर रहा था बैंगलोर, तो वो ट्रेन में डैमेज हो गया, तो वो हटवा रखा है। बाकी यार ये अमेज़न बेस्ड ब्रांड ही है ये अमेज़न बेस्ड ब्रांड है। कुछ 300 के आसपास का पड़ा था मेरे को। अगर समझ में आएगा तो आप यूज़ कर सकते हो, वैसे मैं सजेस्ट नहीं करता। अगर आपके पास सेकेंडरी फ़ोन है जो आप यूज़ करते हो अपना गूगल मैप यूज़ करने के लिए, तो आप कर सकते हो। रीज़न बीइंग कि इसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप अपना प्राइमरी फ़ोन यूज़ करते हो, तो शायद लेंस वगैरह ख़राब होने, सेंसर जो होते हैं उसमें, कैमरा सेंसर, वो शायद ख़राब होने का चांसेस है। मेरे पास है सेकेंडरी फ़ोन, मैं वही लगाता हूँ, तो काम ठीक करके दे रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आज तक प्रॉब्लम नहीं आया। इसको भी यूज़ करते-करते मेरे को 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं। बहुत ऐसा कुछ ख़ास नहीं है, चीप प्लास्टिक ही है, बट ठीक है, काम चल रहा है, जब जब टूटेगा तो नया लगवा लेंगे। बाकी यार ये एक्शन कैमरा माउंट करने के लिए ये मेरा खुद का है, ठीक है? तो कस्टमाइज़ेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही है, आई थिंक, और कुछ मैं भूल नहीं रहा हूँ। अब इसमें मैंने चेंज ओवर द टाइम क्या-क्या चीज़ें बदली हैं, एक बार उस पे फ़ोकस कर लेते हैं। तो 22,000 किलोमीटर चलने के बाद इसका चेन स्प्रॉकेट चेंज हुआ था, पूरा चेन सेट, ठीक है? अभी 26,000 साढ़े 26,000 पे मैंने टायर चेंज करवाया है, राइज़ मोटो का टायर है। इसको भी चलाते-चलाते मुझे 1000 किलोमीटर, 1100 किलोमीटर जैसे होने चले हैं। इसका फीडबैक भी काफ़ी अच्छा है, तो इसका भी लिंक रहेगा। ये 2 आइटम हो गया। फ्यूल पंप इसका 2 बार चेंज हुआ है, तो जब मैं इस बाइक की क्या अच्छी चीज़ नहीं है उस पे आऊँगा, तो मैं फ्यूल पंप वाले बात पे फ़ोकस कर डालूँगा, क्योंकि वो एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और एक बार इसका हेड का काम हुआ है, ठीक है? वो एक चीज़ है, और आई थिंक एक बार इसका क्लच केबल चेंज हुआ है। हाँ, एक बार अभी रिसेंटली ही क्लच केबल चेंज हुआ है, आई थिंक 20-21 हज़ार पे ही, चलने के बाद ये टूट गया था अभी। बाकी भाई स्पार्क प्लग, ब्रेक पैड्स, ये सब तो टाइम टू टाइम चेंज होते ही हैं, बट मेरे ये पीछे 2 बार चेंज हुआ है ब्रेक पैड, आगे 1 बार चेंज हुआ है। तो मैं ज़्यादा जैसे मैंने बोला, ज़्यादा मैं एग्रेसिव चलाता नहीं। बाकी आपके राइडिंग स्टाइल पे डिपेंड करेगा वो टोटली। अपार्ट फ्रॉम दैट और कुछ मैं जो भूल रहा हूँ, आई डोंट थिंक सो मैं और कुछ भूल रहा हूँ। हाँ, एक बार ये आई थिंक ये भी चेंज हुआ है, ये लीवर गिर के, शायद ये जब मैंने बताया ना, जब खड़े-खड़े गिर गई थी, तो ये शायद ये टूट गया था, तो एक बार ये चेंज हुआ है। बाकी तो और ऐसा कुछ है नहीं जो इसमें अभी तक मेरा बदला गया है। तो ओवरऑल मैंने ये बताने का क्या मतलब है कि क्या चीज़ें चेंज हुई, क्या नहीं। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये इसकी रिलायबिलिटी कैसी है। टायर जब मैंने बोला 26,500 चला है, तो आप समझ लो इसमें वो जो टायर सियाट का ग्रिप एक्सल टायर आता है, वो टायर मेरा 26,000 चलने के बाद सिर्फ एक बार पंचर हुआ। तो आप समझ लो कि रिलायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसा प्रोडक्ट। चेन स्पॉकेट मेरा अब 22,500 किलोमीटर पूरा चेन सेट चल के दिया है, ठीक है? वो ऑब्वियसली आपके राइडिंग स्टाइल पे डिपेंड करेगा। आप एकदम हार्श चलाते हो, टाइम टू टाइम मेंटेन नहीं करते हो, तो शायद आपका कम चले, लेकिन टाइमली मेंटेन करोगे, आराम से चलाते हो, कभी मन किया तो एग्रेसिव चलाते हो, तो आपको 20-22,000 किलोमीटर चल के देगा, ठीक है? तो ये मैं आप एक एक बस पिक्चर देने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट
रिलायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है कंफर्ट, ठीक है, कंफर्ट पे बात कर लेते हैं। उसके बाद जो इसमें अच्छी बात नहीं है वो मैं चलते चलते बात करेंगे अपन। तो कंफर्ट के लिए देखो यार, ये स्टॉक सीट नहीं है, ठीक है। स्टॉक सीट के ऊपर ही एक सीट मैंने मतलब कस्टमाइज़ करवाया था जब मैंने नया-नया लिया था। तो इसको भी मैंने अब इतना ऑलमोस्ट ये भी 27 या जब मैंने नया लिया था तभी करवाया था। तो अभी जैसे ये दिख रहा होगा, ये अब इसका इसका जो कुशनिंग है ये टूट चुकी है अंदर से। तो इसको भी मैं अब चेंज कराने का सोच रहा हूँ। क्योंकि अब क्या होने लगा है ना यार, अब ये बैठने के बाद काफ़ी टाइम जब बैठने के बाद ये तो अब परेशान करने लगा है अब। जिस चीज़ के लिए मैंने इसको लगाया था, अब ये उसका अपोज़िट काम करने लगा है। लॉन्ग टूर के लिए अगर आप हाईवे राइड्स करते हो इसको लेके, बीइंग अ 200 सीसी ऑफ रोड ओरिएंटेड डुअल स्पोर्ट, सिटी कम्यूट के लिए बहुत बेहतरीन है, ठीक है। सिटी कम्यूट के लिए बहुत ही मज़ा आएगा आपको चलाने में। ऑब्वियसली हमारे देश की ऐसी सड़कें हैं शहरों के अंदर भी, तो आपको पूरा का पूरा एडवांटेज मिलेगा उसका। देन ऑफ रोड अगर आप पसंद करते हो तो ऑफ रोड में ये बाइक अभी भी किंग है 200 सीसी में अपने सेगमेंट पे, बिकॉज ऑफ इट्स लाइट वेट और इसका जो जो 21 और 19 का कॉम्बिनेशन है। जो इसका स्पेयर पार्ट्स का जो है ना, चीप स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं, तो आप ऑफ रोड ले आते हो, गिराते हो, पटकते हो, तोड़ते हो, रिप्लेस हो जाती हैं चीज़ें, वो चीज़ कैच है इसमें लॉन्ग हाईवे टूर में। बीइंग 200 सीसी और 200 सीसी में भी बहुत ज़्यादा पावर प्रोड्यूस नहीं करती, ये वाली अराउंड 18-19 के आसपास ही करती है। अगर आप सिंगल राइडर हो, ठीक है, अगर आप सिंगल राइडर हो, अपना लगेज लगाते हो और हाईवे करते हो, आपका डेफिनेशन ऑफ कंफर्टेबल राइड इज अराउंड 70-75 क्रूजिंग स्पीड, तो फिर ठीक है। करने को ये 95-110 भी करती है, बट उस पर फिर इंजन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आने लगता है, ठीक है। तो आपका डेफिनेशन अगर कंफर्ट का वो है, इट्स कंफर्टेबल। लेकिन अगर आप डिसाइड करते हो पिलियन के साथ राइड करने का, तो ये बिल्कुल ही कंफर्टेबल नहीं है। सीट के लिए चलो आप इसको कुछ भी कस्टमाइज करवा लोगे, सीट अपने हिसाब से कस्टमाइज करा लोगे, पिलियन के हिसाब से कस्टमाइज करा लोगे, थाई सपोर्ट, ये वो हिमका ढिमका जो भी करके आप करवा लोगे, बट इसका जो इंजन का कैपेसिटी है 200 सीसी, लेट्स से कि ऑन एन एवरेज 2 आदमी बैठ रहा है, तो अराउंड 90 से 95 किलो के आसपास का इस पे वेट पड़ने के बाद, और अगर इस पे आप एक 3 से 4 केजी का भी इसमें अगर अगर आप लगेज डाल देते हो, तो मेरे को लगता है कुछ 100-105 किलो का एक्स्ट्रा वेट आने के बाद जो इसकी इंजन कैपेसिटी है, वो ना हाईवे पे आपको कहीं ना कहीं फील होने लगता है एक टाइम के बाद। 70-75 पे ही बाइक जवाब देना शुरू कर देती है। उससे ज़्यादा पुल करते हो आप, तो आप देखते हो कि आरपीएम बढ़ रहा है, स्पीड बहुत ग्रेजुअली बढ़ रहा है, एंड देन एवरेज बहुत बहुत ड्रामेटिकली नीचे आ रहा है, बहुत ड्रास्टिकली नीचे आता है। तो ये मेरा कंफर्ट और हाईवे टूरिंग के रिलेटेड इसका वर्डिक्ट है। अब रही बात इसका सारे कॉन्स की, सारे इसमें जो बुरे चीज़ें हैं, हाँ, तो वो अभी चलते-चलते बात करते हैं अपन। अगर अभी तक आप यहाँ तक अगर आप वीडियो देख चुके हो, तो आपको एक पिक्चर पोर्ट्रेट हो गया होगा कि ये प्रोडक्ट कैसा है, इसका रिलायबिलिटी कैसा है, वो सारी चीज़ें। अब मेरे को इतना टाइम चलाते हुए क्या-क्या इश्यूज आए हैं फ्रॉम प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू, मैं दोनों बता देता हूँ। क्योंकि बीइंग अ कंज्यूमर, कल को आप अगर ये प्रोडक्ट उठाते हो तो आपको एटलीस्ट मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा उस चीज के लिए, अदरवाइज आपको पेन ज्यादा होने वाला है। तो प्रोडक्ट का आपको आइडिया हो चुका है। देखो, इसकी सर्विस, इसको मैंने परचेज किया था अपने होम टाउन इलाहाबाद प्रयागराज 211002 पिन कोड से, और मैंने इसको सर्विस इलाहाबाद में भी करवाया है, दिल्ली में भी करवाया है, श्रीनगर में भी करवाया है, औरंगाबाद में भी करवाया है, ठीक है। चार अलग अलग स्टेट, चार अलग अलग शहरों में मैंने इसको सर्विस कराया, 4 अलग अलग सर्विस सेंटर में। तो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि हीरो के सर्विस सेंटर में आई थिंक 95% सर्विस सेंटर्स में बेकार है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल फीडबैक है, बेकार है। मेरे को तो जितने भी अभी तक मिले, मेरे को सारे ही बेकार मिले। 95 में 5% का मार्जिन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ ऐसे लोग मिले हैं हीरो के सर्विस सेंटर में ही सर्विस करने वाले, जिनसे मैं पर्सनली अभी तक टच में हूँ, और मेरे बाइक में आज भी कुछ ऐसा इशू आता है तो मैं उनसे ही कांटेक्ट करता हूँ, वो मुझे सारा सब कुछ सही सॉल्यूशन देते हैं। तो एक 5% मार्जिन मेरा वहाँ पे है। तो सर्विस का एक्सपेक्टेशन ऐसा, आप बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन लेके मत चलना कि आप सर्विस सेंटर में जाओगे, जो जनरल सर्विस होती है, ऑयल चेंज, क्लीनिंग, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कुछ ऐसा इशू होता है तो आप अपने दिमाग में ये लेके चलना कि फर्स्ट टाइम जब आप उनको समझा रहे होगे या बता रहे होगे, तो देयर इज अ हाई चांस कि उनको उसका सोल्यूशन शायद ही पता हो। तो ये चीज़ें हैं।
मतलब मैं आपको इंसिडेंट्स बताता हूँ, मेरे साथ ऐसे मल्टीपल इंसिडेंट हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको 2 बहुत छोटे से इंसिडेंट बताता हूँ। जब मैं सबसे पहले इसका मेन स्टैंड लगवाने गया था अपने होम टाउन वाले सर्विस सेंटर में, तो उन्होंने मेरे को पहले मुँह पे बोला कि इसका तो मेन स्टैंड आता ही नहीं है, ठीक है? मतलब मेरे को मेन स्टैंड वहाँ पे ऑर्डर करने के लिए सर्विस सेंटर में स्पेयर पार्ट जहाँ उनका होता है, मेरे को लिटरली उनसे झगड़ा करना पड़ा था कि भाई आता है, आप ऑर्डर प्लेस करो, आप सर्च करो अपने सिस्टम में, आता है उसके बाद ऑर्डर प्लेस करो। उसके बाद मैंने ऑर्डर प्लेस करवाया। जब वो 10-15 दिन के बाद आया, उसके बाद मुझे उसको इंस्टॉल करवाने में मेरे को लिटरली लड़ाई करनी पड़ी कि भाई लगता है ये। जब उनको समझ में आया कि अच्छा ये लगता है, तो उनके पास पैडॉक स्टैंड होते हैं ना, वो नहीं सर्विस सेंटर में थे, ठीक है? तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स। जब मैं औरंगाबाद से जब मैं अपने गोवा ट्रिप से औरंगाबाद से वापस, मतलब जब गोवा ट्रिप से रिटर्न हो रहा था, तो औरंगाबाद में मैंने इसकी ऑन द गो सर्विस करवाई थी। उस टाइम पे मेरे को टैपेड का हाँ, इस बाइक में टैपेड का भी है, मैं उस पर भी आता हूँ, लेकिन मैं बता देता हूँ अभी कि उस वो इंसिडेंट जो बारे में बता रहा हूँ, उसमें मेरे को टैपेड का इशू आना शुरू हुआ था। टैपेड की कट कट टिंग 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 टिंग, कट 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 सी आवाज़ आती है एक टाइम के बाद इसके इंजन से। तो वो टैपेड इसका ढीला हो जाता है, तो टैपेड, अरे बड़े भाई, तो टैपेड मैंने इनको, मतलब मैंने बस इनको उस टाइम पे, मेरे को इतना ज़्यादा बाइक का आइडिया नहीं था, नॉलेज नहीं था, तो मैंने बस बोला कि भाई इसमें से आवाज़ आ रही है, तो उन्होंने बोला सर टैपेड की आवाज़ है, तो मैं इसको खोल कर टाइट कर देता हूँ, ठीक हो जाएगा वो। मैंने बोला ठीक है, उसने खोला, गेज लिया, सब कुछ अपना नापा वापा, टाइट कर दिया। और उसके बाद जब इसने हेड लगाने लगाने जब हेड लगाना शुरू किया, तो हेड के जो ओरिंग होती है, वो गया ये पूछने के लिए, सर्विस सेंटर में स्पेयर पार्ट वाला होता है, तो वहां पता चला इसको कि वो है ही अवेलेबल नहीं है। अब ये मेरा इंजन खोल के बैठा हुआ, इंजन का हेड खोल के बैठा हुआ है, अब कह रहा है सर ये तो है नहीं, तो क्या करें? मैंने बोला तू बता क्या करेगा भाई, सर्विस सेंटर में तू बैठा है, मैकेनिक तू है, तू बता क्या करेगा? तो बोलता सर मैं लगा देता हूँ, कोई इशू नहीं होगा। मैंने बोला ठीक है भाई लगा दे। और उस बेवकूफ के बच्चे ने लगा दिया, और लगाया भी उसने ऐसा ऐसा टाइट किया, मतलब जो भी इसका टॉर्क होता है टाइट करने का, उसको इतना ओवर टाइट किया कि वो कट गया। पहली बात, ये जो भी गैस्केट ओरिंग्स वगैरह होते हैं ये रीयूजेबल नहीं होते, एक बार खुल गया तो ये खुल गया, आपको नया लगवाना पड़ेगा, ठीक है? मेरे साथ ऐसा सिचुएशन हुआ, मेरे को लगवाना पड़ा। और वही 100-150 किलोमीटर बाय द टाइम मैं औरंगाबाद छोड़ के निकला हूँ, मतलब बाहर निकला हूँ, वो एकदम लीक करना शुरू हो गया मोबिल ऑयल। मतलब बाय द टाइम मैं जबलपुर पहुंचा, मेरे को लिटरली जबलपुर सर्विस सेंटर में पहुंचना पड़ा। घुस मतलब शाम को मैं सर्विस सेंटर गया हूँ, ऑलमोस्ट सर्विस सेंटर बंद हो गया था, मैंने उनको दिखाया, उन्होंने बोला कि सर इसका तो ऑयल लीक हो रहा है। तो उन्होंने भी बोला कि हमारे पास फिलहाल कोई सोल्यूशन नहीं है, बस हम इसमें ऑयल टॉप अप कर दे रहे हैं, आप अपने घर पहुंचो, आप घर वाले वहां पे दिखाना। उसके बाद और सुनो आप, मैं जब घर पहुंचा हफ्ते 2 हफ्ते के बाद, जब मैं इसको सर्विस सेंटर लेके गया, तो वहां पे भी ओरिंग नहीं था। उन्होंने ऑर्डर किया, फिर जब उसके बाद मैं दोबारा गया हूँ, दोबारा गया, इन्होंने ओरिंग लगाई, ठीक है, रबड़ वाली जो होती है वो उन्होंने लगाई, ओरिंग बोलते हैं क्या बोलते हैं जो भी बोलते हैं, वो उन्होंने लगाया, और मैं घर आया हूँ, वो फिर ऑयल लीक हो रहा है। उन्होंने भी इतना कस के टाइट किया इसको कि वो कट गई। उसके बाद लिटरली फ्रस्ट्रेट होके मैंने रीजनल मैनेजर तक कंप्लेन किया है, ईमेल्स डाले हैं, कंप्लेन किया है। उसके बाद ये मेरे को सर्विस सेंटर दोबारा बुलाए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस किए हैं, लेकिन फिर बोलते हैं मेरे को सर इतनी छोटी सी बात के लिए इतना ऊपर क्यों आपको फोन करना था? भाई छोटी सी बात होगी तुम्हारे लिए, ठीक है, तुम्हारा डे टू डे टास्क है, तुम अपना सुबह अपने सरकारी जॉब पे आते हो, अपना काम करते हो, जैसा मन आया वैसा काम किया, तुम चले गए। कस्टमर भाई एक दिन सर्विस के लिए निकलता है, तो उसको पूरा दिन खराब करना पड़ता है कि नहीं? और उसमें भी तुम ऐसा काम करके दोगे कि आदमी को 3 बार आना जाना पड़े एक छोटे से काम पार्ट को इंस्टॉल करवाने के लिए, वो भी तुम्हारे बेवकूफ़ी की वजह से, तो कोई कैसे बर्दाश्त करे भाई? तो ये ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो सर्विस के नाम पे, आफ्टर सेल्स के नाम पे ये चलता है। तो इसके लिए, ऐसी चीज़ों के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। अब ओवर द टाइम मैंने सर्विस सेंटर से सर्विस कराना छोड़ दिया है। यहाँ पे बात आ गई सर्विस की, ये सर्विस की बात थी। नाउ इस मॉडल के साथ जो इनिशियली सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहा है वो रहा है फ्यूल पंप का। तो फ्यूल पंप के लिए मैं क्या कह रहा था, मैं कि जब ये पर्टिकुलर मॉडल हीरो ने लॉन्च किया, तो इसमें फ्यूल पंप का इशू था, टैपेड का इशू था। ऐसे ऐसे एक आध दो इशू रहे हैं इसमें शुरू से। किसी का सेल्फ स्टार्ट नहीं ले रहा, किसी का टैपेड में हमेशा टिक 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 टिक। टैपेड का तो हर हीरो में लगता है, हीरो के हर ही मॉडल के साथ इशू है। उसके बाद फ्यूल पंप का इशू एक ऐसा मेजर इशू इस पर्टिकुलर मॉडल में रहा है
जो मेरे को लगता है काफ़ी हाईलाइट हुआ है ओवर द टाइम, और समय के साथ मेरे को लगता है हीरो ने उस पर काम भी किया है। अब उतना इशू बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन कब शायद अभी भी नए मॉडल में कुछ कुछ में इशू आ जाता है। तो मैं भी 2 बार झेल चुका हूँ ये चीज़। पहला मेरे को एक 7,000 पे मेरे लद्दाख ट्रिप के बाद मेरा फ्यूल पंप चला गया था, और दूसरा एक 15,000 सर्विस से पहले एक बार गया है। तो पहला वाला जो वारंटी क्लेम हुआ था उसके लिए भी मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े थे वारंटी क्लेम लेने के लिए, और दूसरा वाला तो मैंने बाहर से करवा लिया। तो अगर आप ये मॉडल लेते हो और अगर आपको फ्यूल पंप का इशू आता है, तो मैं आपको बताता हूँ, वारंटी में क्लेम कर रहे हो तब तक तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको जेब से पैसे लगाने पड़ रहे हैं, यमहा R15 वर्जन 2 में जो फ्यूल पंप लगता है वही फ्यूल पंप इसमें भी जाता है। सेम सेम वेंडर से ये दोनों ही कंपनियां आउटसोर्स करती हैं, सेम ही कंपनी बनाती है, ठीक है। तो ये जब मैंने अपने होम टाउन में जहाँ से मैं सर्विस करवाता था, बाहर से जब मैंने पता किया, तो मेरे सर्विस सेंटर मतलब जो भी सर्विस करने वाला बंदा था उसने मेरे को बताया कि सर जी ऐसा ऐसा बात है कि इसमें भी सेम ही जाता है। तो उसने मेरे को ला के साइड बाय साइड पूरी पैकेजिंग पूरा प्रोडक्ट दिखाया। उसके बाद मैंने बोला हाँ भाई ठीक है लगा दे तू, और वो अभी तक चल के दे रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 15,000 चल के आने वाला है वो, तो अभी तक प्रॉब्लम मेरे को ऐसा आया नहीं है। तो पहली बात कि फ्यूल पंप का आपको इशू ना आए तो आप हमेशा इसको रिजर्व के ऊपर रखो। मैं भी हमेशा इसको रिजर्व के ऊपर ही रखा हूँ। दूसरा, अगर आपको इशू आता है तो वारंटी क्लेम 5 साल तक का आपको मिल जाएगा, वो करवाओ। अगर आपको वारंटी में नहीं मिलता है तो एक बार आप अपने लोकल मार्केट में जो मैंने आपको सोल्यूशन दिया, एक बार आप किसी मैकेनिक से कंसल्ट करो, ठीक है। ये दूसरी चीज हो गई। टैपेड का इशू, इसमें आप कितनी बार भी इसको टैपेड टाइट करवाओ, ये 5,000 7,000 चलने के बाद फिर वो इशू आ जाता है। कितनों का तो मैंने ऐसे वेल्व भी जाते सुना है, लेकिन मेरा अभी तक वेल्व वगैरह गया नहीं है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक लास्ट पॉइंट है छोटा सा, सर्विस। मतलब देखो, ये आपका पर्सनल कॉल है कि आप इसको, मतलब हीरो इसका 5 साल की वारंटी, 5 साल और आई थिंक 70,000 किलोमीटर की वारंटी देता है। तो ये आपका टोटली कॉल है कि आपको इसको सर्विस, आपको इसको वारंटी मेंटेन रख के मोबिल जो इंजन ऑयल है वो हीरो वाला यूज करना है, या आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है पीस ऑफ माइंड, और बाहर से जो मोट्यूल या इस तरह के ब्रांड आते हैं इनका यूज करना है। हीरो का इंजन ऑयल है वो, अगर आप डालते हो तो वो 1500 1300 से 1500 तक में आप इसको चेंज कर दो। एक्स्ट्रा वो 300 साढ़े 300 का आता है, बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है। हमेशा एक एक्स्ट्रा कैरी करो, घर पे खुद से ही चेंज कर लो अगर करना है तो, क्योंकि उससे ज़्यादा चलने के लिए वो इंजन ऑयल बना ही नहीं। कुछ चीज़ें थी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरा लॉन्ग टर्म रिव्यू हीरो एक्सपल्स 200 का। बाकी आपका कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, आप कमेंट में डालो, मेरे को पर्सनली इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करो। क्या बाकी जो भी एफिलिएट लिंक डले पड़े हैं, जो भी समझ में आता है आप ले सकते हो, उसका कुछ कमीशन मुझे भी आएगा तो हेल्प होती है मुझे भी। बाकी हेलमेट पहनिए, सेफ चलिए।